अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, आज दो खबरों के ऊपर बात करेंगे और ये दो खबरें बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कि उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये आप लोगों के सामने सारी डिटेल रखेंगे कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कितने मुश्किल के साथ और कितने डट कर मुकाबला किया, इसके हवाले से आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात की है। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसके मुकाबले में वो क्या करेंगे, ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। और उन्होंने उनको तंबीह भी किया है और उन्होंने किसको तंबीह किया है ये भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आते हैं यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से। 9 मई जलाओ गिराव केस में यास्मीन राशिद की ज़मानत मंजूर हो गई है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई गुलबर्ग में जलाओ गिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद की ज़मानत मंजूर कर ली। तफसीलात के मुताबिक ATC के जज अरशद जावेद ने यास्मीन राशिद की ज़मानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने यास्मीन राशिद को 5 लाख के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। थाना गुलबर्ग पुलिस ने यास्मीन राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। यास्मीन राशिद दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के बायस रिहा न हो सकेगी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जना हाउस गिराव के मुकदमे में दीगर 16 मुलजिमान की ज़मानतें भी मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। अदालत ने 1-1 लाख रुपये मुचलके के एवज ज़मानत मंजूर की। मुलजिमान में मियाँ बिलाल साहब, अदनान अशरफ और मोहम्मद खान समेत दीगर शामिल है। मुलजिमान के खिलाफ थाना सरूर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। यानी यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से हम बात कर ले तो ये कैंसर पेशेंट है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से 9 मई के बाद डट कर मुकाबला पंजाब के अंदर किया तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी एक माँ एक खातून इस तरह कर सकती है। इससे कबल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग को कहना चाहती हूँ, और ये जो ना नून लीग के लिए भी शर्म की बात है कि एक मैंडेट चोर जो है ना, अगर उनको इस तरह कहा जाए और वो भी ऐसे खातून की तरफ से जो आप इसको ये समझ सकते कि वो पाकिस्तान की बेटी नहीं बल्कि पाकिस्तान की माँ का लक़ब जो है उनको देना चाहिए कि पाकिस्तान की माँ जो है ना वो आपको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। पहले आप लोगों ने आवाम का पैसा लूटा और अब आपने मैंडेट लूटना चाहते हैं, यानी आप आवाम के मैंडेट जो है ना वो लूटना चाहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि जुल्म के खिलाफ डर के माहौल में जिस तरह उठ दिया आवाम की मशहूर हो। इमरान खान की आवाज़ पर आप सब ने बताया कि हम जिंदा कौम है, अब सब के दिल से मशहूर हों। हमसे भले का निशान छीना गया, इंतहाबी मुहिम न करने दी गई। उन्होंने कहा कि PTI का रास्ता हर तरह से रोका गया। इस सब के बावजूद लोगों ने मेहनत की, उम्मीदवारों के निशान और नाम पता करके वोट डाला। तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने जेलों में और जेलों से बाहर मुश्किलात काटे। कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी, यानी उन्होंने कहा कि इनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी। और ये हकीकत बात है कि इसका समर जो है ना बाद में लोगों को लाजमी मिलेगा, यानी इसका बदला हर हाल में पाकिस्तान के आवाम को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के आवाम ने इस तरीके जो है ना डट कर मुकाबला किया और जिस तरीके से इमरान खान साहब को वोट डाला, शायद इससे पहले पाकिस्तान के आवाम ने कभी इस तरह किया हो। अब चलते हैं आपको आलिया मीन गंडापुर साहब के हवाले से बताते हैं, फिर एंड पे इन सब के ऊपर जो है ना बात करते हैं। आलिया मीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार आलिया मीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के 22 से वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटे के ताख़ीर के बाद शुरू हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास की सदारत की। नए वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए वोटिंग करवाई गई। आज़ाद उम्मीदवार आलिया मीन गंडापुर 90 वोट लेकर कामयाब हुए। वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 106 वोट डाले गए। नए वज़ीर आला के लिए आलिया मीन गंडापुर का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इबादुल्लाह खान से हुआ। आलिया मीन गंडापुर के मुकाबले इबादुल्लाह खान ने 16 वोट हासिल किए। अब थोड़ा आपको बताते हैं नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इज़हार ख्याल कि उन्होंने असम्बली के अंदर जो इज़हार ख्याल किया है, ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है और लोग इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं कि आखिर उन्होंने इस तरह सख्त अल्फाज क्यों इसके अंदर इस्तेमाल किए। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिया मीन गंडापुर ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हो, इंशाअल्लाह उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की उम्मीदों के ऊपर पूरा मैं उतरूँगा। उनका कहना था कि आज़ाद हिस्सियत से वज़ीर आला बना हूँ, हमारी पार्टी और लीडरशिप से जो ज़्यादती हुई है वो दुनिया में कहीं नहीं हुई। 17 साल से रुकन PTI हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हकीकी आज़ादी हमारी ज़रूरत थी, है और रहेगी। बानी PTI को जाली पर्चों में जेल में डाला गया है। बानी PTI का ओपन, साफ और शफाफ ट्रायल होना चाहिए।
मज़ीद उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ख़वातीन के साथ जो जुल्म हुआ इसका अजाला किया जाए। जिस तरह बार बार मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि ख़वातीन के साथ जो इस दफ़ा जुल्म हुआ है शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। शहरियार आफरीदी साहब के बेडरूम तक पहुँच गए थे और वहाँ पर उनकी बीवी और बच्चों की जो चीखें वो लोगों ने सुनी थी। शायद ये पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये चीखें नहीं भूल पाएगी। तो ये सिर्फ यास्मीन राशिद साहब के साथ नहीं हुआ बल्कि ये सनम जावेद साहिबा के साथ हुआ है। बाकी इस तरह जो ख़वातीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ भी ये हुआ है। अब अपनी इस्लाह करें, हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा ये मुल्क, इदारे और रियासत हमारी है। नवमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चीफ इलेक्शन कमीशन से मुस्तफ़ी होने का भी मुतालिबा कर दिया। इनका कहना था कि पूरी दुनिया ने कहा कि इलेक्शन शिफाफ नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन का काम शिफाफ इंतखाबात कराना है। नवमुंतखब वज़ीर आला ने कहा कि 9 मई वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस FIR का सबूत नहीं है वो ख़त्म होनी चाहिए, चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR ख़त्म न की गई तो जिसने गलत FIR की है इसको मैं इस्लाह का मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सज़ा के लिए तैयार हो जाए। इस वक्त उन्होंने तंबीह किया कि अगर आप जो है इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो कानून के अंदर जो है आपको सज़ा देंगे। और इस तरह की सज़ा कल हमने इस्लामाबाद के अंदर भी देखी है कि जिस तरह एक ब्यूरोक्रेट्स को सज़ा मिली है। और उम्मीद करता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आइन के ख़िलाफ़ जाते सबको सज़ा मिल जाए। उन्होंने मुतबी किया कि हम हक़ लेना भी जानते हैं और हक़ छीनना भी जानते हैं। कौम को मजबूर ना किया जाए कि वो हक़ छीनने के लिए अपनी आवाज़ उठाए। रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम को इनका हक़ दे। और इस तरह की बात महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी की है। उन्होंने तो इससे भी सख्त बात की, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर ये लोग संभलते नहीं है, अगर ये लोग समझते नहीं है या अपने रास्ते पे नहीं आते तो हम आवाम को कहेंगे कि वो अंदर जाके उनसे वो बदला ले लें। अली अमीन गंडापुर की ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं और इसके हवाले से आपको बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है और उनके क्या शौक़ थे और कब से उनको सियासत में जो है दिलचस्पी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए नामज़द किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने वाले PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला डेर इस्माइल खान से है। पार्टी से इंतखाबी निशान छीन जाने के बाद अली अमीन ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया था। साल 1978 में तहसील कुलूची के बासर जमींदार घराने में पैदा होने वाले अली अमीन ज़माने तालीम इल्म से आज़ाद तबीयत के मालिक थे। डेर इस्माइल खान और पेशावर में ज़ेर तालीम रहने के बाद उन्होंने गोमल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अली अमीन के वालिद मरहूम अमीनुल्लाह गंडापुर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला रहे। इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे। अमीनुल्लाह गंडापुर मुशर्रफ दौर में मुख्तसर वक्त के लिए खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा भी रहे। यही वो वक्त था जब अली अमीन गंडापुर की सियासत में दिलचस्पी शुरू हुई और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। 2007 और 2008 में वकीलात तहरीक अली अमीन गंडापुर को बानी PTI के करीब ले आए। वकीलात तहरीक को अगर आप जानते नहीं हैं तो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब एक डिक्टेटर थे। 1999 में उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई थी और फिर उसके बाद 2002 में उन्होंने एक फेक जिस तरीके से अभी उन्होंने जो हुकूमत बनाई इसी तरीके से उन्होंने भी एक इलेक्शन करवाया था और उस इलेक्शन को जो है उन्होंने दोबारा जीता था और वो दोबारा हुकूमत कर रहे थे। तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना ये तहरीक थी। 2013 के आम इंतखाबात से उन्होंने आमली सियासत में कदम रखा और सूबाई नशिस्त पर कामयाबी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर माल बन गए। साल 2018 के आम इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान को शिकस्त देकर इन्हें 38 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2018 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो बानी PTI की हुकूमत में वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान रहे और इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के उमूर पर काम किया। अली अमीन ने अपने हल्के में तरक्याती कामों और लोगों के मसाइल के हल की तरफ भरपूर तवज्जो दी, जिस वजह से वो इलाके में मकबूलियत हासिल करते रहे। जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो वहाँ के जो है ना मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप में मौजूद है। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे तमीज़ से जो है उनको समझाए। अगर किसी के कुछ मसाइल है तो वो मसाइल हल करने की भी वो कोशिश करते हैं। और बिजली के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बिजली का बहुत बड़ा मसला था, तो उन्होंने उनके लिए भी एक यूथ फोर्स तैयार की थी। साल 2023 और 24 तक पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी रहने वाले अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को मुश्किल तरीन हालात में भी मुनज़्ज़म रखा और 2024 के इंतखाबात में सूबाई सतह पर हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी में अहम किरदार उन्होंने अदा किया।
عالیہ امین نے اپنے سخت گیر لہجے اور بیانات کی وجہ سے کافی تنقید کی زد میں رہے۔ سال 2024 کے عام انتخابات میں عالیہ امین گنڈا پور NH 44 اور PK 113 کی 2 نشستیں جیت گئے۔ انہوں نے NH 44 پر مولانا فضل الرحمان کو شکست دی اور یہ انہوں نے استعفیٰ بھی دیا، اور 2018 میں بھی انہوں نے یہ شکست مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی تھی، اور اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے وہ بلوچستان چلے گئے ہیں، اور یہ 2018 میں تو وہ ہار گئے تھے، لیکن 2024 میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، یعنی سوچ سمجھ کے انہوں نے خیبر پختونخوا کو چھوڑ کے انہوں نے صوبہ بلوچستان کو چنا، اور وہاں سے پشین سے انہوں نے الیکشن لڑا اور وہاں سے وہ جیت گئے تھے۔ لیکن اگر ان دونوں خبروں کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے، کیونکہ وہ ایک کینسر پیشنٹ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو ان کو پاکستان کی بیٹی کی بجائے پاکستان کی ماں کا لقب دے دینا چاہیے، اور پاکستان کا ماں کا لقب جناب اس کو ہر حال میں ملنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ڈٹ کر پاکستان کے اندر انہوں نے مقابلہ کیا، پھر جیلوں کے اندر، اور پھر کینسر کے پیشنٹ کو ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جب وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے کینسر ہے تو وہ لوگ سمجھتے کہ ان کا بھی جو زندگی کے جو ہے نا 7-8 مہینے باقی ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو دنیا کے باقی سارے کام چھوڑ جاتے ہیں اور وہ صرف اپنے ریکوری کے اوپر لگ جاتے ہیں، اور وہ ریکور بھی نہیں ہو پاتے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے وہ ساری چیزیں بھول کر کے وہ جیل کے اندر گئی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے جیل کے اندر مقابلہ کیا اور جس طریقے سے وہ ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، شاید پاکستان تحریک انصاف کے وہ مرد جو عمران خان صاحب کو چھوڑ چکے وہ بھی ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ہم بھی انسان تھے، ہم بھی مرد تھے، لیکن ہم جو ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے مشکل وقت میں، لیکن یاسمین راشدہ صاحبہ ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اس طرح سنم جاوید کی بات کر لیں، اس طرح سنم جاوید کے ساتھ اور بھی بہت سے خواتین تھی جو انہوں نے بہت زیادہ مشکل زندگی گزاری، کچھ ایام تھے، یعنی زندگی کے کچھ ایام تھے جو بہت زیادہ سخت تھے، لیکن انہوں نے وہ گزاری، اور اب جو ہے نا امید ہے کہ ان کے لیے آسانیاں ہوگی، اور جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو ان کے لیے تو اور بھی آسانی ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔